बहू मेरी बीमार। अरे मीरा, क्या बात है? ये सर पर कपड़ा बांधकर क्यों घूम रही हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आशीष। पता नहीं आजकल तबीयत कुछ सही नहीं रहती। अरे तुम्हारा तो रोज का नाटक है, कभी सर दर्द तो कभी बदन दर्द। अच्छा ऐसा करो, जल्दी से खाना तैयार कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन्हें, मैं मरूं या जियूं। बस खाना नाश्ता टाइम से मिलता रहे, इसके अलावा इन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही। मीरा के बताने के बाद भी आशीष उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। किसी तरह गिरते पड़ते मीरा खाना बना देती है। कुछ ही देर में खाना पैक करवा कर आशीष ऑफिस के लिए निकल जाता है। मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। सुबह सुबह वो जल्दबाजी में मुझसे तबीयत के बारे में पूछना भूल गए होंगे। ऑफिस जाकर जब उन्हें मेरी याद आएगी तो वो जरूर फोन करेंगे। मीरा पूरा दिन आशीष के फोन का इंतजार करती रहती है, लेकिन फोन तो दूर, आशीष एक मैसेज करके भी उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछता। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से अकेले घर में मन भी नहीं लग रहा। मैं जाकर कुछ देर माँ जी के पास बैठ जाती हूँ। मीरा अपनी सास के कमरे में आती है तो देखती है वो आराम से टीवी में कथा सुन रही है। मीरा कुछ देर तक सर पर कपड़ा बांधे हुए सास के पास बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखती। पति तो क्या, मैं तो अब सास को भी दिखाई देना बंद हो गई हूँ। अरे मेरी तबीयत इतनी खराब है, चेहरा सूजा हुआ है, सर पर पट्टी बंधी है, लेकिन फिर भी माँ जी ने एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मेरा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है। बस सबको उनका काम किया हुआ मिलता रहे, इससे ज्यादा किसी को मेरे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। दुखी मन से मीरा अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है मीरा, तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलिए, किसी को तो मेरा उतरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। अरे ऐसा क्यों कह रही है मीरा? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई है, माथे पर पट्टी बंधी हुई है, कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वही तो, अंधा बता सकता है, लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं दिया जिनके साथ मैं 24 घंटे रहती हूँ। खैर छोड़िए ये सब। क्या बात है, आजकल तुम अक्सर ही सर पर कपड़ा बांधे हुए दिखाई देती हो। एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप क्यों नहीं करा लेती? तुम्हें पता है ना आजकल यंग लोगों को भी कैसी कैसी खतरनाक बीमारियां हो रही है। मेरी फ्रेंड है वंदना, उसकी देवरानी को अक्सर पेट में दर्द रहता था और वो भी ऐसे ही ना इग्नोर करती रहती थी। अब जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उसने टेस्ट कराया तो पता चला उसके पेट में ट्यूमर है। मुझे तो सुनकर ही डर लग गया बाबा। देखो, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बार बार कोई परेशानी हो रही है तो बेहतर यही होता है कि उसका अच्छे से चेकअप कराकर इलाज करवा लिया जाए। आशीष भैया तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं कहते क्या? मिसेस शर्मा की बात सुनकर मीरा पहले से भी ज्यादा उदास हो जाती है। भाभी, मेरे परिवार में मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं एक काम वाली से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। मेरे होने या ना होने से कौन सा उनकी जिंदगी रुक जाएगी जो वो मेरी तबीयत की चिंता करेंगे। उन्हें तो लगता है कि मैं रोज रोज बस बीमारी का बहाना बनाती हूँ। मेरे पास बैठकर प्यार के 2 बोल तक बोलना जरूरी नहीं समझते वो। अरे मीरा, तुम इतनी प्यारी सी लड़की हो, कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आशीष भैया को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। बस होता क्या है ना कि हम अपने परिवार के लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं कि धीरे धीरे वो हमारे एग्जिस्टेंस और इम्पोर्टेंस को महसूस करना ही बंद कर देते हैं। उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम का मेरे पास बहुत अच्छा और आसान उपाय है। अच्छा, वो क्या भाभी? मिसेस शर्मा मीरा को एक आइडिया देती है। अरे वाह भाभी, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है। अब पता लगेगा आशीष को कि बीवी क्या चीज़ होती है। मैं सच में चाहती हूँ कि एक बार वो इस डर को महसूस करे कि अगर कल को मैं उनके जीवन में ना रही तो क्या होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अगले दिन मिसेस शर्मा मीरा के घर आती है। मीरा, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। काश कि ये सब झूठ होता। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते। अरे भाभी जी, क्या बात है? क्या हो गया मीरा को जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं? भैया, आपको वाकई पता नहीं कि मीरा को क्या हुआ है? नहीं तो क्या हुआ है मीरा को? अच्छी खासी तो है। थोड़ी देर पहले तो इसने नाश्ता बनाया, आलू के पराठे बनाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है।
पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अरे आशीष भैया, कैसे इंसान हैं आप। आपकी पत्नी के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और आपको आलू पराठे की पड़ी हुई है। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्माई ना, ऐसा क्या हो गया जो तू सुबह सुबह यहाँ आकर रोना पीटना मचा रही है? हमें तो कुछ नहीं बताया मीरा ने। बताएगी क्या? आप लोगों के पास फुर्सत है उसकी तरफ देखने की भी? मीरा को बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई है। पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए कल मैं उसे अपने साथ टेस्ट के लिए ले गई थी। उसकी रिपोर्ट आ गई है और डॉक्टर के अनुसार मीरा के पास अब बहुत ही कम समय बचा है। अरे कैसी मनहूस बात कर रही है? बीमारी हो इसके दुश्मनों को, मेरी बहू को कुछ नहीं हो सकता। अरे अभी तो मुझे 100 साल तक इसके हाथ के पराठे खाने हैं। ये क्या मजाक कर रही है भाभी जी आप? अरे कुछ नहीं होगा मेरी मीरा को, जरा सा सर दर्द ही तो है। अभी ये लंच में हम सबके लिए छोले भटूरे बनाएंगे ना तो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। आपको पता नहीं है, घर के काम इसके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। इसकी तबीयत खराब भी होती है ना तो घर के काम करके एकदम ठीक हो जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई अपनी पत्नी के लिए इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। अरे मैं कह रही हूँ आपकी पत्नी के पास बस चंद दिन बचे हैं और आप छोले भटूरे और आलू के पराठे से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। मीरा को पिछले कई महीनों से लगातार सर दर्द की शिकायत थी। आप लोगों ने तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कल जब मैंने इसकी टेस्ट कराए तब डॉक्टर ने बताया कि मीरा को लास्ट स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है। क्या? ब्रेन ट्यूमर? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मीरा कह दो ये झूठ है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये सब झूठ हो सकता था अगर आप समय पर मीरा की सेहत पर ध्यान देते। अरे इतने दिन से वो अपनी तकलीफ आप लोगों को बता रही थी, लेकिन घर के काम करवाने के अलावा आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बार उसे डॉक्टर के पास दिखा लाएं। मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मीरा तो बार बार मुझे अपनी तकलीफ बताने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि मैंने उसकी बात ढंग से सुनी भी नहीं। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मेरा ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है। तू तो ऑफिस चला जाता था बेटा, लेकिन मैं तो पूरा दिन बहू के साथ ही रहती थी। तेरी नहीं, सबसे ज़्यादा मेरी गलती है। मैंने भी कभी बहू की तकलीफ के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। हम तेरे गुनहगार हैं मेरा बेटा, लेकिन हम तुझसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि जो हमने किया उसकी माफ़ी तो कभी हो ही नहीं सकती। तू चिंता मत करना बेटा, हम लोग बड़े से बड़े अस्पताल में तुझे लेकर जाएंगे। हमें चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तुम बिल्कुल मत घबराना मीरा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका डॉक्टर के पास इलाज ना हो। मैं इंडिया के बड़े से बड़े अस्पताल में तुम्हारे रिपोर्ट्स भेजकर पता लगवाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो, मेरे बीमार होने के बाद ही सही कम से कम मुझे ये तो पता चला कि आपको मेरी थोड़ी बहुत चिंता भी है। ऐसी बातें मत करो मीरा, हमें थोड़ी नहीं तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम्हारे बिना तो मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने 7 जन्मों तक मेरा साथ निभाने का वादा किया था, इतनी जल्दी तुम अपना हाथ छुड़ाकर नहीं जा सकती। मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी दवा अब मेरी बीमारी में मदद नहीं कर सकती। अब मुझे घर पर रहकर बस अपने दिन गिनने होंगे। तुम ऐसी बातें मत करो मीरा, तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बेटा, आज से तुझे घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। तुझे जो भी पसंद हो मुझे बता। मेरी बच्ची, मैं तुझे अपने हाथों से बना कर खिलाऊंगी। नहीं माँ, तुम नहीं, मैं मीरा के लिए खाना बनाऊंगा। इतने सालों से ये सिर्फ मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाती आई है। मैंने तो कभी इससे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। लेकिन अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। अब से इस घर में वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ कि भगवान को भी मेरे प्यार के सामने झुकना पड़ेगा। और देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी मीरा। मैंने कहा ना आप लोगों से, मेरी अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं बची। बस अब तो मैं खुशी खुशी दुनिया से विदा होना चाहती हूँ। फिर भी आप लोग इतनी जिद कर ही रहे हैं तो ठीक है। माँ जी, आशीष, कल से घर की सारी जिम्मेदारी आप दोनों की। मैं जाने से पहले कुछ दिन आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर मीरा उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कहते हैं जाने वाले की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए।
आप लोग कोशिश करिए कि उसकी जो भी इच्छाएं थी वो सब आप पूरी कर पाए। जीते जी तो वो आप लोगों के प्यार के लिए तरसती रही। कम से कम यहाँ से जाने के बाद तो उसकी आत्मा को शांति मिले। तू बिल्कुल ठीक कह रही है शर्माइन। मैं अपनी बहू को खुश रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। अरे कल को मुझे भी तो ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। हाय राम जी, ये क्या अन्याय किया तूने। अगर तुझे ले ही जाना था तो मुझ बुढ़िया को ऊपर बुला लेता। मीरा को भरी जवानी में इतनी बड़ी बीमारी क्यों दी भगवान। अगर मेरी बहू को कुछ हो गया तो मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले ही दिन से आशीष और उसकी माँ मीरा की सेवा में लग जाते हैं। सासू माँ अपने सारे गहने लाकर मीरा को सौंप देती है। ये ले बेटा, मेरे गहने तुझे बहुत पसंद है ना। आज से सब तेरे हुए बेटा, तेरा जो मन करे वो पहन। इसके अलावा भी तुझे कोई चीज पहनने की इच्छा हो ना तो बता देना। हाँ बेटा। माँ जी, बीमार आदमी का कहाँ गहने पहनने का मन करता है, लेकिन फिर भी आप इतनी जिद कर रही है तो लाइए, अपना डायमंड वाला सेट मुझे दे दीजिए। आपकी खुशी के लिए मैं पहन लेती हूँ। ये देखो मीरा, मैंने तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस बनाकर तैयार कर दी है। आओ जल्दी से आकर खाना खा लो। आशीष, मेरा सर घूम रहा है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं कर रही। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। मीरा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और आशीष अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगता है। मीरा पति और सास से जमकर सेवा करवा रही थी और उसे मिल रही ढेर सारे अटेंशन को खूब एंजॉय कर रही थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती और कुछ दिन बीतने के बाद अचानक ही पति आशीष खुश दिखाई देने लगता है। क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ खास बात है क्या? अरे तुम्हें माँ ने कुछ बताया नहीं क्या? नहीं तो, माँ जी ने तो कुछ नहीं बताया। क्या बात है? अरे तुम्हारी बीमारी का जब से पता लगा तब से ही माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। इसलिए माँ ने मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हारे बाद दूसरी शादी कर लूँ। अब माँ को ना कैसे कह सकता था, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें हाँ कह दिया। माँ ने एक जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई थी, वो लोग कल सगाई के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्या कहा? अब दूसरी शादी कर रहे हो? अरे कम से कम मेरे मरने का तो इंतजार कर लेते। देखो मीरा, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन माँ की भी अब उम्र हो गई है। अब इस उम्र में वो घर नहीं संभाल सकती और माँ की इच्छा है कि तुम्हारे रहते ही मैं दूसरी शादी कर लूँ, ताकि तुम उसे घर गृहस्थी अच्छी तरह समझा दो। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मैं जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। अच्छा, तुम भी ना कल कोई अच्छी सी साड़ी निकाल कर पहन लेना। खुशी का मौका है, ऐसी रोनी सूरत बनाकर माहौल खराब मत करना। क्या कहा, दूसरी शादी कर रहे हो? अरे घोर कलयुग आ गया है। बीवी के मरने का भी इंतजार नहीं हो पा रहा है तुमसे। मेरे जीते जी दूसरी बीवी लाने को तैयार हो गए। मैं अभी जाकर माँ जी से बात करती हूँ। माँ जी, आप तो कह रही थी कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ और आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ, वो तो मैं करती हूँ बेटा। तुझे कोई शक है क्या? बता तुझे क्या चाहिए, मैं अभी मंगवा कर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी, लेकिन आप ये बताइए, मेरे जीते जी आप अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। अरे बेटा, अब तेरी जिंदगी बची ही कितनी है, लेकिन मुझे तो अपने बेटे के बारे में सोचना होगा ना। और बेटा, अपने हाथों से दुल्हन बनाना तुम साक्षी को, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी और तुम सुकून से ये दुनिया छोड़कर जा सकोगी। देखो, मुझे ना अभी सगाई की तैयारी करनी है। तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, कहीं तुम्हारी तबीयत ना बिगड़ जाए। मैं नहीं चाहती कल के शुभ कार्य में कोई भी अड़चन आए। मैंने कहा ना, आशीष की शादी नहीं होगी। अगर कोई भी लड़की इस घर में आई ना तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। अरे बेटा, लेकिन तेरे अंदर तो खड़े होने की भी ताकत नहीं बची। तू क्या किसी का मुंह नोच पाएगी? ज्यादा गुस्सा करना तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तू जा अपने कमरे में आराम कर ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आती हूँ। अरे नहीं करना मुझे कोई आराम वाराम, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखो, ये सब तुम गुस्से में कह रही हो। गुस्सा थूक दो और सच्चाई को स्वीकार कर लो कि अब तुम्हारा ऊपर जाने का समय नजदीक आ गया है। अगर एक और बार तुमने ये बात कही ना आशीष, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ है मुझे और मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। और कौन है वो लड़की जिससे आप सगाई करने वाले हैं? मुझे बताइए। उस चुड़ैल की तो मैं बारात निकालती हूँ, मेरे पति से शादी करेगी। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम बीमार नहीं हो? हाँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। हल्का सा वायरल फीवर हुआ था और वो कब का ठीक भी हो चुका। लेकिन वो रिपोर्ट्स, वो ब्रेन ट्यूमर।
आप लोग मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। घर में किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। आप लोगों को लाइन पर लाने के लिए मैंने झूठा नाटक किया। चलो अच्छा हुआ तुमने सच अपने मुंह से स्वीकार कर लिया। अच्छा इसी बात पर तुम मेरी होने वाली बीवी की फोटो तो देख लो एक बार। इतना कहकर आशीष एक बंदरिया की फोटो उसके हाथ में पकड़ा देता है। क्या? ये तो बंदर है। बंदर नहीं, बंदरिया है। और ये मेरी होने वाली बीवी की नहीं, हो चुकी बीवी की फोटो है। मैं कोई सगाई नहीं करने वाला। मुझे पता था तुम नाटक कर रही हो। तुम अपना सच अपने मुंह से स्वीकार कर लो, बस इसीलिए मैंने और माँ ने मिलकर ये सारा नाटक खेला था। क्या आपको पहले से पता था? और नहीं तो क्या। वो जो तुम उस दिन मिसेस शर्मा से फ़ोन पर बातें कर रही थी ना, वो माँ ने सुन ली थी। और फिर उसके बाद हमने ये सारा प्लान बनाया। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? अच्छी लगी। लेकिन मेरी जितनी अच्छी एक्टिंग आप लोग नहीं कर सकते। एक्टिंग में तो मैं ही जीती हूँ। मीरा की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का वादा कर देते हैं।